क्या बेटा, देखो जगह। बेटा ये एफ एवरेज क्यों पूछ रहे हैं आपसे? एफ एवरेज क्यों पूछ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि जो टाइम है फोर्स लगने का वो बहुत कम नहीं है, ज्यादा है ना। एफ का क्या फॉर्मूला था न्यूटन्स का लॉ बताओ? एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो बेटा dt बहुत ही कम समय है, तो ये आना चाहिए इंस्टेंटेनियस फोर्स। कौन सा फोर्स होना चाहिए? इंस्टेंटेनियस फोर्स। भाई आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो एट वाला टाइम पुट करते हो ना वहां पर, तो वो इंस्टेंटेनियस होती है वैल्यू। पर अगर ये dt की जगह क्या हो जाए बेटा, dt की जगह क्या हो जाए, डेल्टा टी हो जाए, तो चेंज भी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा। और ये फोर्स जो होगा ये एवरेज ड्यूरेशन के लिए होगा, तो इसको बोलेंगे एवरेज फोर्स। तो घबराने वाली बात नहीं है, सही है। तो यहाँ डेल्टा टी है तो यहाँ एवरेज है, बस सिंपल इतनी सी बात है। अब करा आप लोगों ने क्या? तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मान लो, एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो। तो अपन बेटा लेटर से जाता हुआ मान लेते हैं एक्स में और फाइनली मान लेते हैं वाई में। तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा बताइए? एमवी बोलो, एमवी है 2 इंटू 60 आई कैप, और पी फाइनल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 80 जे कैप हो जाएगा ये, सही है ना। तो आप पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करिए बेटा। पी फाइनल को क्या लिख देता हूं मैं, 160 जे कैप माइनस 120 आई कैप, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है मेरे पास? 0.2। सही है ना। अब भाई इस फॉर्म में तो मुझे आंसर करना नहीं है, तो मुझे क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए बेटा क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन, सिंपल है। क्या होता है? आई वाले का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर, 120 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर अपॉन 0.2, तो मैग्नीट्यूड ही है। कितना आ जाता है बताइए? 1000 आ रहा है ये, या थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लोगे क्या? मेरे हिसाब से 10 का स्क्वायर आप बाहर ले लो। अच्छा, फाइनल आंसर इज 1000 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करना चाहिए बताइए बेटा? इसे कैसे कर लेना चाहिए हमें? सर इसमें 10 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लो, 10 ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? सर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सही है ना। 12 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर में भी 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो। 4 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर 4 आ जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ 4 कॉमन लिया होता तो यहाँ था 3 का स्क्वायर, और यहाँ था 4 का स्क्वायर। अब यार ये तो हमें पता है 5 होता है। कितना होता है ये? 5 होता है, ट्रिपलेट हो गया। तो 40 इंटू 5 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था अपना? 0.2। सही है क्या?
तो आप कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले लीजिए, इनिशियल को या तो जे कैप में ले लेते तो फाइनल आई कैप हो जाता, तब भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही आता। सही है, कितने लोगों का आंसर आया बताइए? सही है, बाकी लोग बेटा आप सीख रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, if particle is moving with constant speed v throughout the motion, find, particle is moving with constant speed v throughout the motion, find average force on particle from A to B, average force on particle from A to B। तो बेटा सिचुएशन क्या है, एक ऐसे ना हमारे पास पाइप है और इसे हमने यू शेप में मोड़ रखा है, ठीक है, तो ये सेमी सर्कल बनना चाहिए यहां पर ऐसा, सही है। तो एक पार्टिकल है, इसमें जा रहा है v स्पीड से और ये थ्रू आउट v स्पीड से ही चलता है, और ये हमें a और b दे दिए, ये वाला दे दिया a ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला दे दिया b। और ना यहाँ ग्रेविटी वगैरह नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो ग्रेविटी को, जो ग्रेविटी लग रही है उसे नॉर्मल वगैरह बैलेंस कर ले रहा होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं इट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दूसरा बेटा इसका रेडियस दे रखा है, वो जो ये सेंटर है ये है इसका रेडियस, ये सेमी सर्कल माना गया है ये। तो पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे जाएगा और जो घूम करके वापस आ जाएगा ऐसा। तो आपको ए से बी के लिए बताना है कि एवरेज फोर्स कितना लगा इस पार्टिकल के ऊपर। लगाया किसने होगा? लगाया पाइप ने होगा जिसके अंदर है वो, धक्का मारा होगा ना एयर से, तभी तो मुड़ गया ये। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप बताओ? वही डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो बेटा आपको टाइम कौन सा लेना चाहिए? ए से बी वाला टाइम लेना चाहिए। डेल्टा पी कौन सा हो जाएगा? ये होगा पी फाइनल और ये होगा पी इनिशियल। सही है, वेक्टर के साथ ध्यान दीजिएगा और कर दीजिए, इसे 2 मिनट ले लीजिए। इसको आई कैप ले लीजिए, इनिशियल फाइनल हो जाएगा माइनस आई कैप, और हमें पता है यार कि वो 2 टाइम्स हो जाता था, है ना, वो भिड़ करके वापस आता था, तो चेंज क्या आ जाता था? 2 टाइम्स आ जाता था। तो आप उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। है नहीं, बस जो गिवन है उसी में ही है। करो बेटा, ट्राई कर लिया कि सभी लोगों ने? बहुत लोग कर रहे हैं अभी, करो करो।
रुक जा यार, और दूसरे बच्चे हो जाएंगे ना, तो रुक जाना, क्या हो गया, कहाँ जाना है तेरे को है? सबको साथ लेके चलना है ना, मेरे को तो यार रिलैक्स करो यार, तुम मुझे ऐसे, भाई रिलैक्स करो यार, मैं देख रहा हूं, तुम्हें देख लिया मैंने सबको, जिनका हो गया है, रिलैक्स करो यार। चलो देखें, तो अब बता देता हूं ना, पहले आंसर बता दूं तुम्हें। आंसर है इसका 2mv² बाय पाई आर, 2mv² बाय पाई आर। बताइए किन किन लोगों का आया आंसर? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। देखिए बेटा, बताइए चेंज इन मोमेंटम निकालें कि पहले टाइम निकालें, बोलो। चेंज इन मोमेंटम। सर मोमेंटम तो क्या है, वेक्टर है, तो सर चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा अगर आपको माइनस नहीं करना आता है वेक्टर्स के अंदर, तो आप चेंज कैसे निकाला करोगे? सही बात है ना। तो वेक्टर्स के अंदर माइनस करने का क्या तरीका होता है, a माइनस बी को कैसे किया जाता है? सर a में माइनस बी को जोड़ा जाता है बेटा। तो ये हमारा फाइनल, ये है माइनस इनिशियल, तो फाइनल में हम माइनस टाइम्स इनिशियल करेंगे, सही है ना, ये इनिशियल। तो बताइए बेटा फाइनल कितना है, तो मैं इसको हमारा प्लस एक्स मान लेता हूं, तो P इनिशियल बोल दो। P इनिशियल हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, कितना, मास इंटू वेलोसिटी v आई कैप। P फाइनल हो जाएगा mv माइनस आई कैप, सही है ना। अब आप जब चेंज करोगे तो बेटा इसमें से ये घटाओ, इसमें से घटाओ, तो ये ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएंगे माइनस के अंदर, तो डेल्टा पी हो जाएगा -2mv आई कैप, सही है। चलिए टाइम बताइए बेटा, टाइम यहां से यहां तक टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अब मैं इधर जाऊंगा तो आपको दिख रहा है? ठीक है, डिस्टेंस कितना चल रहा है बेटा, ये चल रहा है आधा सर्कल, कितना चल रहा है, आधा सर्कल, कितना होता है भाई, पाई आर। कहां से आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब तो तुम आगे बढ़ा दियो करो मुझे यार, पाई आर अपॉन स्पीड कितनी है, v। चलो यार इसके नीचे पुट कर दें बेटा, कितना हो जाएगा, पाई आर अपॉन v। तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड आंसर करना है, तो देख लो आपके सामने आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2mv² बाय पाई आर। चलो यार अगर डायरेक्शन होता तो ये माइनस आई कैप होता। बताइए ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, आंसर तो आ गया हमारा, ये माइनस आई कैप क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन ऑन दिस बॉडी। तो माइनस आई कैप बोले तो ये डायरेक्शन, तो सही बात है यार, ऐसी जाती हुई बॉडी अगर लौटी है तो उसमें फोर्स इधर ही लगा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये किसका फोर्स है, एक्सटर्नल। ये कौन लगा रहा होगा, इस बॉल पे कोई और लगा रहा होगा, जो कि इस केस में हमें दिख रहा है कहीं ये पाइप लगा रहा है, सही है क्या। तो ये डायरेक्शन भी बताता है बेटा ये फोर्स का, सही है ना। कौन सा फोर्स, जो ये बॉडी उस पर लगा रही है या जो बॉडी पे लग रहा है, जो बॉडी पे लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स। चलिए लिख लीजिए इसे, सही है भाई। नेक्स्ट बेटा अब अपन थोड़े से बुलेट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारी गन होती है, देखो गन है ये, गन में से आपकी ये बुलेट बाहर जा रही, सही है। तो बेटा लेटेस्ट से ये है v वेलोसिटी से जा रही है और इसका मास है m। तो बताइए इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। सर पहले था 0, पहले कितना था, 0 था, क्योंकि ये जो आपकी गन थी ये रेस्ट पर थी। मान लो चलती हुई गन से अगर मैं गोली मारता तो
इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होता। जो गन की वेलोसिटी होती वही इसकी वेलोसिटी होती, सही है ना, जो इसको मिल जाती है अपने आप ही, है ना, बात हुई थी। अब बेटा बताओ मुझे पी फाइनल कितना हो जाएगा इसका, एमवी हो जाएगा ना, और पी इनिशियल कितना है, जीरो। तो अब आप मुझे फोर्स के बारे में बताइए कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ कि ये यूं जा रही है। तो आप बोलोगे सर एमवी माइनस जीरो अपॉन सम टाइम। बेटा एमवी अपॉन टाइम, टी क्या समय होगा बेटा, जितने समय में ये रुकी हुई से इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगी, कोई समय लगा होगा ना यार, जितने समय में वो आवाज आती है उतने में तो गेन कर चुकी होती है, इतना सा समय होता है। अब बेटा ये तो हो गई नॉर्मल गन, पर अगर ये आपकी मशीन गन हुई तो आप क्या करोगे, आप बहुत सारी बुलेट्स निकल रही होंगी, तो आप बोलोगे सर 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 ये एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है, तो लेट अस से एन बुलेट्स निकल रही है टी टाइम में। कितनी निकल रही है, आपने देखा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में तो बहुत सारी बुलेट्स निकल गई। तो आप बोलोगे सर यहां पर लगा दो कैपिटल एन, तो ये जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम। बोलो सही है क्या। अब बेटा ये जो कैपिटल एन बाई टी है ना, इसको एक टर्म बोला जा सकता है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, या आपको स्मॉल एन दे सकते हैं, और इसको मैं बोल दूंगा सर ये हो जाएगा स्मॉल एन एम वी। एंड व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ बुलेट्स जो निकल रही हैं फायर्ड पर सेकेंड। तो हमने एन और टी को एक साथ कंबाइन कर दिया बेटा, क्लब कर दिया, और एक ही टर्म बोल दिया स्मॉल एन। सही है क्या। तो हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, चाहे इसे आप लिख सकते हैं अगर इसको लिखना चाहे, नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कर लोगे। तो इसको सामने रहने दो, क्वेश्चन करते हैं सिर्फ, ठीक है, लिख लो, चलो लिख लो। तो मैं इसको आपको बोल देता हूं, अगर ये ध्यान है 9th क्लास में करवाते थे यार ये वाला एग्जांपल, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, सही है ना, उसमें बुलेट आगे जाती थी तो ये गन पीछे आती थी, तो जितना मोमेंटम इसको मिला है उतना इसको भी मिलने वाला है, वो बाद में एक टॉपिक आता हमारा बुलेट गन प्रॉब्लम। लिख रहे हो तो ये टॉपिक का नाम भी दे सकते हो इसे। काइनेमेटिक्स की डीपीपी चल रही है कि खत्म हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। और दूसरा बेसिक मैथ्स की डीपीपी मिलने वाली है आपको, ठीक है, मैंने उन्हें दे दिया है, पूछता हूँ कब आएगी आपके पास, वो आप कर लीजिएगा साइमल्टेनियसली हल्का फुल्का, ताकि आपको थोड़ा बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाए, जिनको लगता है उनका बेसिक मैथ्स थोड़ा सा वीक है। करें क्वेश्चन करें, लिखें। A man of mass 50 kg a man of mass 50 kg is holding a machine gun of mass 10 kg and is standing on a smooth surface full stop, on a smooth surface. If he fires 120 bullets per second, कितनी है 120 बुलेट्स पर सेकेंड, है ना, स्मॉल एन, of mass 50 gram each with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड बैकवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैन
फाइंड बैकवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैन। तो एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, इसमें हम न्यूटन्स का तीसरा नियम भी ऐड कर दे रहे हैं, वो आपको भी मैं थोड़ी देर में अलग से पढ़ा रहा हूं। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम बताओ? जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा भाई, उतना ही फोर्स ये मेरे पे लगाएगा। सही है ना? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जितना मैं इस पे इस दिशा में लगाऊंगा उतना ही मेरे पे उल्टी दिशा में लगेगा। सही है? दोनों फोर्सेस किसके ऊपर लगते हैं? अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगते हैं, सेम समय पर लगते हैं, और डायरेक्शन क्या होता है दोनों का? ऑपोजिट होता है। सही है ना यार? अगर तुमने किसी को धक्का मारा तो ये जमाना है क्या कि हाँ भाई ठीक है यार मार दिया तो मार दिया, तुम क्या करोगे? तुम उसे उल्टी दिशा में धक्का मारोगे। सही है ना? पर ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए, तभी न्यूटन का तीसरा नियम है। तो बेटा जितना फोर्स इस बुलेट के ऊपर लग रहा है, जो हम निकाल लेते हैं यहां से, उतना ही फोर्स किसके ऊपर लग रहा होगा? गन के ऊपर। पर गन को किसने पकड़ रखा है? मैन ने। तो मैन और गन एक ही सिस्टम हो रखे हैं अभी, क्योंकि वो गन उससे चिपकी हुई है, गन को छोड़ने वाला नहीं है। तो लगेगा गन के ऊपर, पर इनडायरेक्टली किसके ऊपर लग जाएगा? मैन के ऊपर भी लग जाएगा। तो टोटल मास लेना होगा आपको मैन प्लस गन का। सही है? और एक फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू ma, क्योंकि आपको ए निकालना है। करेंगे ट्राई। पहले तो आप बुलेट के ऊपर लगने वाला फोर्स बता दो कितना है। सिंपल यूनिट वगैरह ऐसा यूनिट ले लेना। बुलेट के ऊपर लगने वाला फोर्स करिए, लगाइए फॉर्मूला। फोर्स लगाने के लिए चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आती होगी यार? इतनी खतरनाक एनर्जी जो कि इस बुलेट को आगे फेंक दे रही है इतने वेलोसिटी से, इतना खतरनाक फोर्स लगा देती है। बारूद से। सही है ना? बारूद से वो एनर्जी आती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कितना आ रहा है बेटा फोर्स? सर फोर्स हो जाएगा एक बुलेट पे कितना फोर्स होगा सर? mv/t। पर टी समय में सर एक बुलेट नहीं निकलती है, n बुलेट्स निकल जाती हैं। ये हमें गिवन है। कितना? 120। मास कितना है? 50 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का तरीका डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया बेटा ये? 600 न्यूटन लगा रहा है फोर्स। कौन? गन लगा रही है बुलेट के ऊपर, तो बदले में बुलेट ने भी गन के ऊपर लगाया होगा, जिसकी वजह से ये गन पे बेटा पीछे की तरफ जर्क लगता है। सही है? अच्छा, अब ये बोला जाता है कि यार गन को ना बहुत स्टेडी पकड़ के रखना चाहिए आपको। ऐसा अगर आप हल्के हाथ से पकड़ोगे तो गन पीछे निकल जाएगी या आप पर भी आके लग सकती है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है बताइए? तो उसके लिए फॉर्मूला सोचना है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू, तो बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सही है? तो फोर्स कितना लग रहा है हमारे ऊपर? किसके ऊपर लग रहा है बेटा? ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? सर ये बुलेट के ऊपर लगा, बदले में बुलेट ने गन के ऊपर लगाया। अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर सिर्फ गन का मास लूंगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। एक्सेलरेशन ज्यादा तो बुलेट गन जो है बहुत तेजी से जाएगी यार पीछे। तो मैंने क्या बोला यार, ये सब नहीं चाहिए मुझे, क्या करूं? मास को बढ़ा दूं। मास को बढ़ाने का क्या तरीका है? मैं उस गन को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता हूं, ऐसे होल्ड कर लेता हूं कि वो मेरी बॉडी का ही पार्ट है। जैसे हाथ है यार, हाथ के ऊपर फोर्स लगेगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना यार, थोड़ा ले जा यार, बाद में दे जाना। सही है ना? तो हाथ कैसा है? हाथ को मैंने अपनी बॉडी का ही पार्ट बना रखा है। तो ऐसे में गन को क्या करूंगा? मेरी बॉडी का ही हिस्सा बना लूंगा, तो टोटल मास के ऊपर फोर्स लगेगा। कितना मास हो गया बेटा? m टोटल कितना?
तब भी 60 ही हुआ है क्या? आदमी हल्का है ना बहुत। 10। अगर सोचो बेटा सिर्फ 10 के ऊपर लगाता मैं, 10 केजी के ऊपर, तो आता 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उससे वो जो बुलेट, वो जो गन है ना, वो भयंकर तेजी से पीछे जाती, और वो आप ही के लग जाती। पता लगा सामने इतना नुकसान नहीं हुआ, सामने तो गोली मिस हो गई, पर अपने बहुत सही से शॉट लगाया भाई। सही है। इस वजह से उसको बहुत ढंग से पकड़ना चाहिए, है ना, मतलब मजाक का खेल नहीं है ये। आया बेटा सभी को? कितनों का खुद से आंसर आया बताइए? 10। सही है, सही है ना? अभी तो सही है ना यार, अभी तो सीख रहे हैं ना अपन, क्या दिक्कत है? तो ये बताओ यार, प्रैक्टिकली सर इतना एक्सेलरेशन तो नहीं आता है आदमी के पास, आदमी तो वहीं खड़ा है, प्रैक्टिकली ऐसा कैसे बच जा रहा है वो? क्योंकि नीचे उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन, जो इसके मोशन को अवॉइड करवा देता है। ये समझ लो वो उल्टा एक्सेलरेशन दे देता है इतना, या वो इतना कैपेबल होता है कि वो इस फोर्स को बैलेंस कर दे। उसके ऊपर कितना फोर्स लगा आदमी और गन के ऊपर? 600। तो बेटा अगर फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट होगा नीचे, तो वो 600 लगा करके इन्हें रोक लेगा। तो प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शन रोक लेता है, पर इन्होंने क्या बोल दिया अभी? फ्रिक्शन लेस सरफेस। तो बेटा उसे रोकने वाला कोई नहीं है, बस धक्का मारने वाला है। कौन? बुलेट। बुलेट मार रही है धक्का। तो मुझे बताओ, अगर आप कहीं फंस गए ऐसी जगह पे जहां पर फ्रिक्शन नहीं है और आपको मूव करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? लेट अस से मैं इधर बैठा हूं, खड़ा हूं मान लीजिए, और मुझे उधर जाना है बेटा, और फ्रिक्शन है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? फ्रिक्शन तो मेरे पे हेल्प नहीं करने वाला है चलने में। क्या करूं? उल्टा क्या करूं? उल्टा हो जाओ। बताओ बताओ। तो अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा तो भाई वो तो इंटरनल फोर्स है ना, मुझे तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए फॉर एक्सेलरेशन। कोई और लगाए फोर्स, तो या तो कोई धक्का मार दे भाई ऐसे, वो कोई है नहीं, तो क्या कर लेंगे बताओ? रोलिंग। आप कितना भी जोर लगा लो बेटा, वहीं गिर जाओगे। आपका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एक्स चेंज ही नहीं करेगा, वो सीधा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा? आप थूकिए, ठीक है, आप थूकिए बेटा। थूक तो है ना आपके पास? वो भी खत्म हो गया भाई। अरे मतलब आपके पास कोई भी चीज है बेटा, अगर मान लो मेरे को इधर जाना है ना, तो मैं इसको यहां फेंकूं, यहां, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, बदले में ये मेरे पे फोर्स लगाएगा, तो मेरे पे इधर फोर्स लगेगा। अरे आई के बात समझ में? तो जो भी चीज तुम्हारे पास है उसको फेंको, फेंकोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम पर फोर्स लगेगा। और यही होता है किसका कंसेप्ट? रॉकेट प्रोपल्शन का। रॉकेट क्या करता है बेटा? गैस को नीचे फेंकता है, तो गैस उसे ऊपर फेंकती है। अरे सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ डिस्क ऑफ मास, a disk of mass 1 kg kept floating horizontally. A disk of mass 1 kg kept floating horizontally, मतलब वो ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है? हवा में तैर रही है। कैसे तैर रही है भैया? एमजी ने खींच लिया होता है इसे, तो कोई तो फोर्स लग रहा होगा ऊपर। इन एयर by
by firing the bullets of mass, by firing the bullets of mass 0.05 kg, firing the bullets of mass 0.05 kg, each vertically at it. तो नीचे से कोई बैठा है भाई और वो ऐसे बंदूक चलाया जा रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रही है, फ्लोट कर जा रही है, सही है, एट द रेट ऑफ 10 per second, at the rate of 10 per second, मतलब स्मॉल एन दिया आपको, फुल स्टॉप. If the bullets rebound with same speed, if the bullets rebound with same speed, find the speed with which bullets should be fired. Find the speed with which bullets should be fired. बोलो यार. बेटा आज हम पहली बार सीख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, जो हम अलग से भी सीखेंगे. बताइए ये क्या है आपके पास, डिस्क है कोई, इस पे लगने वाले फोर्सेस बनाने हैं, इस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस आपको ड्रॉ करने हैं. कौन कौन है बेटा इस पे लगाने वाला फोर्स, बताओ यार. भगवान है ना, है कि नहीं है? तो वो लगा रहा है बेटा इस पे नीचे की, और क्या, mg. धरती हमारी माता है, सही है ना, गाय हमारी माता है ना, सही है. तो mg नीचे लग रहा है बेटा, तो ये आपने FBD बना दिया इसका, पता है, यही है फ्री बॉडी डायग्राम. हाँ, तो आपने उस बॉडी के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, यही तो फ्री बॉडी डायग्राम है यार. और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है, mg. mg क्या करता है बेटा, उस बॉडी को खींचता है टुवर्ड्स ग्राउंड, जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी देखा था यार. एक्सेलरेशन कितना था वहां पे, बताओ सर. जी था, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा, सही है क्या सर. एक अब बताओ बेटा, अगर ये अकेला फोर्स लग रहा होता तो ये कहां जाता, नीचे जाता, और तो जा नहीं रहा है, तो फ्लोट कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है सर, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, पर फोर्स तो लग रहा है. फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे जीरो है, तो सर एफ नेट जीरो होना चाहिए. क्या जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए, मतलब कोई और फोर्स है जो इस फोर्स को कैंसिल करना चाहिए. किधर लगाऊं भाई कैंसिल करने के लिए, इसको सपोर्ट कर दूं क्या, नहीं ऊपर. बेटा ये कौन लगा रहा होगा, ये बुलेट्स लगा रही होगी. दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट्स. अब बुलेट्स क्या कर रही है, बुलेट से पूछते हैं भैया, बुलेट्स की कहानी बेटा ऐसे, वो नीचे से जाती हैं, यहां भिड़ती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, वी से जाती हैं, वी से आती हैं. तो आप निकाल लो कि बुलेट्स पे कितना फोर्स लगता है, उतना ही फोर्स बुलेट्स भी इसके ऊपर लगाएंगी, और उसको मैं इसके बराबर कर दूंगा. अरे आई क्या बात समझ में, चलो करो, ट्राई करो. जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिएगा, आप निकालो बुलेट्स के ऊपर कितना फोर्स लगेगा. एनएमवी वाला आ जाएगा, एनएमवी नहीं, 2 एनएमवी हो जाएगा, 2 एनएमवी, 2 भी आएगा यहां पर, सही है ना, 2 आएगा ना, चेंज में 2 आ जाता है.
देखें बेटा, बताइए बेटा, तो जाते वक्त है जे कैप और आते वक्त है माइनस जे कैप। जब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे। तो मुझे बताओ यार, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा सर? अकेले का होता था एमवी, नहीं 2 MV। 2 क्यों आया, समझ में आया क्या? डायरेक्शन भी लगा दूं बोलो तो है माइनस जे कैप, चलेगा क्या? अपॉन टाइम, सर ये तो एक बुलेट का है, ऐसी n बुलेट्स जा रही है टी टाइम में, तो इसे स्मॉल n बोल देता हूं सर। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर? -2m n पहले लगा लो, चलो nmv जे क्या। बताइए बेटा, 2nmv से हमें मतलब है मेनली तो कितना लग रहा है बुलेट के ऊपर? कितना n कितना है बेटा? 10। मास कितना है? 0.05। v मेरे को निकालना है सर। अच्छा, माइनस जे कैप समझ रहे हो क्या यार तुम? माइनस जे कैप मतलब नीचे, मतलब फोर्स लग रहा है बुलेट्स के ऊपर नीचे, तो बुलेट्स कहां लगाएंगे? उसके ऊपर, ऊपर, एक्शन रिएक्शन। तो ऊपर फोर्स लगेगा, वही चाहिए हमें सर। तो सर इसका मैग्नीट्यूड बोल दो सर, कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लूंगे ऐसे, है 10 ही आ रहा है, ये 10v। अरे v थोड़ा पता है मुझे, v 0.5 × 2, ये तो v आ रहा है बेटा, v आ रहा है। ये कितना आ रहा है? v माइनस जे कैप। तो बेटा इसकी वैल्यू आ रही है v, कितनी आ रही है? सॉल्व करके ये आ रहा है यार, क्या करें? अब इस फोर्स को और इस फोर्स को बराबर कर दो बेटा, तो v बराबर mg। m कितना है इसका? डिस्क का मास लिखना है आपको, डिस्क का मास कितना था? 1 kg इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, 10 बेटा, v बराबर 10, यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? कितने लोगों का आया है बताइए खुद से? कितने नए लोग हैं इसमें जो आज पहली बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उनका आंसर आया? बताओ बताओ, तुम पहली बार कर रहे हो? और कोई? और कोई? और कोई नहीं है, सब सीखे हुए बैठेंगे यहां पर? बोलो ना यार, और कोई? और कोई जो थोड़ा सा हैरान हो गया यार मेरा आंसर आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा कोई है? पता था आपको कर ही लेंगे। तो अगर जो चीज आपको आती है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर जो चीज आपको आती है और वो आप कर ले रहे हो, कोई मतलब नहीं उस बात का, उससे आपका घमंड बढ़ेगा, जिससे आपको फायदा नहीं नुकसान ही होगा। सही, आपको ऐसा लगेगा अरे वाह यार मुझे तो आता है। अरे फिर भी अपन यहीं बैठे हैं ना भाई, अपन ड्रॉप ले रहे हैं ना, सही बात है ना? तो ऐसी चीज जो आपको आती है और वो आपने कर ली, उसके लिए तो आपको ये होना चाहिए कि भाई मैं चुप रहूं एकदम, कोई मतलब नहीं है इस बात का। हाँ, जिससे नहीं हो रहा था और वो कर ले रहा है, इट मींस आज आपने कुछ सीखा, कुछ आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। जो आपको आता था वो आपको आज भी आता है, उससे सिलेक्शन हुआ क्या? उससे तो नहीं हुआ ना यार, नहीं हुआ ना, अल्टीमेटली तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि आज मैंने नया क्या सीखा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसमें एक भी पॉइंट नया सीखा, वो आपका इंप्रूवमेंट है। ओके है? लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लिख लिया ना? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स का क्या मीनिंग है यार? देखो, एक तो होता है इंपल्सिव, मैं तुम्हें इंपल्स का गूगल से मीनिंग बताता हूं। तो मुझे बताओ, इंपल्सिव तो तूने सुना होगा यार, क्या होता है इंपल्सिव? शांत, मजे में,
देखो इंपल्सिव का मीनिंग दिखा रहा है लाइकली टू एक्ट सडनली एंड विदाउट थिंकिंग, ठीक है, क्या इसका इंपल्सिव बिहेवियर है। अच्छा इंपल्स का देखते हैं, इंपल्स का मीनिंग दिखा रहा है अ सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द, मतलब सडन ही आ रहा है सब कुछ, सही है। तो बेटा आपका टॉपिक का नाम क्या है, इंपल्स, जिसका मीनिंग कुछ कुछ हो रहा है क्या, सडन, सडन तुरंत एकदम, सही है क्या। तो सर व्हाट इज इंपल्स इन फिजिक्स, देखते हैं बेटा। अब आप आ जाओ दोबारा न्यूटन्स के दूसरे नियम पे, क्या है बेटा दूसरा नियम बोलो, F इज इक्वल टू dp बाय dt। अब यार जब भी ऐसा होता है ना डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखी होती है कोई चीज, वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी बदल सकती है। दो स्टेप ले जाने होते हैं आपको, कौन कौन से बोलो। एक तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सिंपल है ना। जैसे तुम लिखते थे बेटा v बराबर क्या, तो अगर डिफरेंशिएशन हुआ है तो इंटीग्रेशन भी होगा ना यार। तो बेटा क्या करें इसका, दो स्टेप लगाते हैं, क्या vdt, अभी खत्म नहीं हुई है बात, दूसरा स्टेप क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ऐसा ही यहां करिए आप, क्या आ जाएगा बताओ बेटा, डीपी को लेफ्ट साइड ले लेता हूं और एफडीटी इधर ले लेता हूं। बात तो खत्म नहीं हुई ना यार, अगर तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लिया है तो इंटीग्रेट भी करना ही पड़ेगा। तो लगा दीजिए बेटा, बताइए इधर क्या हो रहा है सर, डीपी का इंटीग्रेशन सर कुछ पी इनिशियल होगा और कुछ पी फाइनल होगा। तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो डीपी का होगा पी। तो लिमिट्स लगाओगे क्या आएगा बेटा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस, सर ये तो डेल्टा पी है, ये तो डेल्टा पी है। अब बेटा इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, इसको मैं सीधा डेल्टा पी लिख लेता हूं। ये क्या आ गया सर, चेंज इन पी, जो हम ऑलरेडी निकाल रहे थे बहुत देर से। अब बेटा ये जो है ना, ये जो इंटीग्रेशन एफ डी टी है, ये कहलाता है हमारा इंपल्स। ये क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। सर अभी ये इंपल्स कहलाता है, तो इंपल्स को निकालने के दो तरीके तो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं सर। एक तो डेल्टा पी से निकाल लो, क्योंकि इंपल्स क्या है, इंपल्स है इंटीग्रेशन एफ डी टी, जो कि किसके बराबर आ चुका है, डेल्टा पी के बराबर। दूसरा बेटा अगर मैं आपको एफ टी कर दूं, क्या दूं, फोर्स टाइम कर दूं, तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ हमें इंटीग्रेशन बता देगा, तो इंटीग्रेशन एफ डी टी इंपल्स आ जाएगा। बोलो सही है क्या। तो दो तरीके तो मुझे यहीं से दिखाई दे रहे हैं। तीसरा तरीका, अगर मुझे फोर्स दे दिया जाए टाइम का फंक्शन, तो मैं इंटीग्रेट कर लूंगा यार, इंटीग्रेशन ही तो है ये। बोलो यार सही है। कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका बेटा अब सुनना, एक्चुअली में जब भी कोई फोर्स लगता है ना, आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर क्या होता है, वो चेक करते हैं कि यार ये टच हुआ है कि नहीं हुआ है। कैच कर लिया मान लो कीपर ने, तो चेक करेंगे कि यार आवाज आई है कि नहीं आई है, तो वो आप ना ग्राफ बनाते हैं, करके ग्राफ बनाते हैं बेटा। वो तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर आवाज आती है तो ऊपर जाकर के नीचे आता है यार। बताओ यार, फोर्स पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। मान लो आपने किसी को चाटा मार दी, तो वो चाटे वाले ड्यूरेशन को अगर एक्सटेंड करके धीरे धीरे देखा जाए, तो बताओ कैसे लगा होगा फोर्स, पहले बढ़ा होगा, एक लिमिट तक बढ़ा होगा ना यार, बढ़ता है थोड़ी ना गया होगा, फिर घटा होगा और घट करके जीरो हो गया, बात खत्म हो गई। सही है ना। तो बेटा जो एक्चुअली में जब फोर्स लगता है ना, कोई इंपैक्ट वाला फोर्स, जो कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, हल्के टाइम मतलब बहुत कम समय के लिए लगे, वो फोर्स एक्चुअली वेरिएबल होता है। वो एक्चुअली कैसा होता है, वो वेरी करता है समय के साथ। पर अगर मैं इस फोर्स को कांस्टेंट मानूं, क्या बोल दूं कि यार मान लेते हैं कांस्टेंट फोर्स लगा, तो उस फोर्स की वैल्यू होगी एवरेज फोर्स। अगर मैं उसको कांस्टेंट गिनना चाह रहा हूं, है नहीं वो तो वेरिएबल है, तो बदल रहा है। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं यार उसे कांस्टेंट मान लिया जाए, तो क्या माना जाए उसकी वैल्यू को, एवरेज वैल्यू माना जाए उसे। क्या एवरेज वैल्यू को मान लो कि कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, मान लो तुम्हारे पास 4 महीने में अलग अलग रुपए रहे जेब में, तो मैं तो एक्चुअली तो वेरिएबल है, पर मैं मानना चाहता हूं कि ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो मैं क्या वैल्यू मानूं, आपकी जेब में कितने रुपए थे, जो इन 4 महीने का एवरेज था, उस वैल्यू को मैं एक फाइनल वैल्यू मान लूंगा। तो बेटा अगर मैं इस एफ को कांस्टेंट कंसीडर करूं, तो जब मैं इसे बाहर निकाल पाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो वो कौन सी वैल्यू लिखूं, एवरेज वैल्यू। तो एक तरीका हो गया, क्या आपने देखा हुआ ये वाला, एफ को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन dt तो हमें पता है सर डेल्टा टी होता है।
तो बेटा एक तरीका और क्या आ गया, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। dt का इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है, t2 माइनस टी वन डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन। बोलो यार, तो बताओ बेटा कौन कौन से तरीके हो गए एफ डी टी निकालने के, बोलो। पहला डेल्टा पी, दूसरा एरिया अंडर कौन सा कर्व, एफ टी कर्व, सही है। और तीसरा इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन करो, क्यों, क्योंकि मुझे क्या गिवन होगा, एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा। एंड चौथा तरीका सर, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, सही है क्या। तो इंपल्स और इंपल्सिव अलग अलग चीजें हैं। इंपल्स किसी भी फोर्स के लिए निकाला जा सकता है। अगर मैं बोलूं इंपल्सिव फोर्स, इट मींस जो टाइम ड्यूरेशन है ना बेटा, जो अपन यहां लिखते थे ना, कहां गया वो, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर बहुत ही छोटा हुआ तो चेंज इन मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाएगा, या बोलो डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे फोर्स को अपन इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। जैसे बम फूट गया भाई, क्या हो गया, बम फूट गया, सही है, एकदम से मतलब विद इन नो ड्यूरेशन अगर कोई फोर्स लगता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, बड़ी होती है। जैसे अभी कोई गेट तोड़ना है तो तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो, तुम इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हो। वह हाँ, जो कम समय के लिए लगे और बहुत बड़े मैग्नीट्यूड में लगे। मान लीजिए बेटा यहां पर कील है और इसके ऊपर मैं ऐसे हथौड़ा मार रहा हूं, तो मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, इंपल्सिव फोर्स लगा रहा हूं, सही है। दो गाड़ियां भिड़ी, कौन सा फोर्स लगा, इंपल्सिव फोर्स लगा। तो इंपल्सिव इज समथिंग डिफरेंट, एंड इंपल्स जो होता है वो किसी भी फोर्स के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरीके से। चार तरीके हमारे पास, सही है क्या। तो इंपल्स मतलब इंपल्सिव नहीं होता है। इंपल्स तो किसके लिए निकाल लेंगे सर, चार तरीके हमारे पास किसी फोर्स के लिए निकाल लेंगे, जो तरीका समझ में आएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा जैसा, सही है क्या। और इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, जो छोटे टाइम के लिए लगे और मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो। चलो ये लिख लो बेटा, इंपल्स, दिस टर्म इज कॉल्ड इंपल्स। T1 से T2 भी लगा दो चाहे से। अभी क्रिकेटर जो है एकदम तुरंत पकड़ ले बॉल को, तुरंत कैसा फोर्स लगेगा उसके ऊपर, इंपल्सिव फोर्स लगेगा, सही है। अभी मान लीजिए आपने, अपन जब पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे धागा पकड़ रखा है, मान लो वो मांझा पकड़ रखा है, तूने पकड़ रखा है, मैंने पकड़ रखा है, और मैंने एकदम से यूं खींच दिया, तुम्हारे हाथ में लग जाएगी ना, तो वो इंपल्सिव फोर्स हुआ। वो कम समय के लिए लगता है ना फोर्स, वो क्या करता है, तबाही ज्यादा मचाता है, कम समय के लिए लगता है, सही है। एक वर्ड जो होता है इंपल्सिव शॉपिंग है, होता है क्या सर। इंपल्सिव शॉपिंग का मतलब क्या, बिना सोचे समझे, है ना, आपका दिमाग खराब था, आपने शॉपिंग कर ली, अगले दिन फिर कैंसिल कर रहे हो। ऑनलाइन करिए तो।
चलिए लिखिए बेटा क्वेश्चन, लिखो। A hammer of mass 1 kg, a hammer of mass 1 kg moving with a speed of, a hammer of mass 1 kg moving with a speed of 6 meter per second strikes a wall and comes to rest, strikes a wall and comes to rest in 0.1 second. खतरनाक काम हुआ है भाई, है ना? अच्छा मुझे बताओ, यही हैमर अगर ऐसे भिड़ करके फिर वापस आता तो हैमर ज्यादा नुकसान करा होता या अभी नुकसान ज्यादा करा है? टाइम सेम। पहला केस में उसने क्या करा, रेस्ट पर आ गया वो। दूसरे में क्या हुआ, जो भिड़ करके फिर वापस आया। दूसरे वाले में क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में 2 टाइम्स वाला कुछ इफेक्ट आ गया होगा, तो ज्यादा फोर्स लगा होगा हैमर के ऊपर, तो इसने भी ज्यादा लगाया होगा। अरे यार, जब कोई चीज लौट करके आती है ना बेटा, तो ज्यादा फोर्स लगाती है सामने वाले में। अरे सही है क्या? तो तुमने किसी को ऐसे बॉल चेपी, ठीक है, हमारे टाइम पे तो भाई ये भी एक गेम होता था, मार दौड़। अभी भी ये चल रहा है क्या? बॉल से ना, डॉज बॉल तो नहीं, डॉज बॉल अलग। अरे वो वाली अच्छी वाली बॉल, जो टेनिस वाली मार रहे, यही है। ठीक है, यही तो मजा है बेटा। और कोई पास में आ जाए तो अगर मान लो बॉल, तुम्हें अंदाजा लगाना है इसको कितना दर्द हुआ होगा, तो अगर बॉल उसके चिप करके वहीं रुक गई या नीचे गिर गई, या बॉल लग करके फिर वापस आई, तो किसमें ज्यादा लगा होगा? दूसरे वाले में। सही है ना यार? चलो क्वेश्चन, कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला, इंपल्स ऑफ द फोर्स, इंपल्स ऑफ द फोर्स। कौन सा तरीका पसंद करोगे इस बार आप? पहले वाला ही सही है ना, डेल्टा पी से आ जाएगा। दूसरा, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर। दूसरा, एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है आपको। चलिए बेटा कर दीजिए। चेंज इन मोमेंटम ऑफ हैमर निकालना है एक तो आपको, पहले वाला तो इंपल्स निकल जाएगा उससे। चेंज इन मोमेंटम निकल गया, टाइम पता है तो एफ एवरेज निकल गया, वही वाला जो अपन पहले से भी कर रहे थे। एफ निकल गया तो एफ बाय मास एक्सेलरेशन आ गया। करिए बेटा, वो बच्चे जो सीख रहे हैं अब आप करके बता दीजिए हमें।
एक मिनट और, फाइनल मोमेंटम इज 0। यस, चेंज इन मोमेंटम का और इसका सेम ही है। अगर इसकी हम वैसे देखना चाहें इससे तो हो जाएगा न्यूटन सेकंड। इसकी यूनिट भी लिख लेना बेटा आप, या तो न्यूटन सेकंड लिख लो, या बताओ चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम की होगी वही चेंज की होगी। मोमेंटम की कितनी होती है, केजी मीटर पर सेकंड, तो या तो ये या केजी मीटर पर सेकंड, दोनों ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम इज 0 माइनस मास कितना है इसका 1.1 इंटू 6, सही है। तो बेटा ये हो गया चेंज इन मोमेंटम आ गया -6। न्यूटन सेकंड बोल लो या केजी मीटर पर सेकंड बोल लो, एक ही बात है, सही है। अच्छा, सेकंड का बेटा फोर्स कितना लगेगा, सर डेल्टा भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनटू टाइम बेटा कितना हो गया, टाइम डिवाइडेड बाय टाइम 0.1, तो -60 न्यूटन। माइनस समझ रहे हो, जो डायरेक्शन तुमने वेलोसिटी का अगर प्लस में लिया है, अगर बॉल हैमर यूं जा रहा था तो फोर्स ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी प्लस में लिए तो फोर्स माइनस में लग रहा है। एक्सेलरेशन बोलो बेटा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लग रहा है सर 60 या -60, मास कितना था इस हैमर का सर 1 था, तो ये हो गया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे रिटार्डेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, फाइनली 0 हो गई। कितने बच्चों का आया यार, नए बच्चे बोलो, मैं नए बच्चे बोला, नए में कितनों का आया बताइए, ठीक है। आप लोगों का मुझे बहुत ध्यान रखना है बेटा, है ना, तो आप लोग मुझे बताते रहो, ओके। एक दो क्वेश्चन और, फिर आएगा हमारा ब्रेक क्वेश्चन। कि अभी चाहिए बोलो ब्रेक क्वेश्चन, चल रहा है अभी, चल रहा है, देखिए द गिवन ग्राफ shows f versus time curve, f versus time curve, ठीक है। for a baseball, देख रहे हो बेटा ग्राफ ऐसे ही कुछ था ना, यहां पर भी अपन ने बनाया था जो बढ़ के घट रहा है। फॉर अ बेसबॉल struck by a bat, बैट से इसको मारा गया है, फोर्स इन न्यूटन, टाइम इन सेकेंड्स। फाइंड पहला इंपल्स, हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ, देखो जगह देखो, इधर आ जाओ, यहाँ तो है ना कोई, यहाँ तो है कोई, इधर कहीं बैठ जाओ। पहला क्या है, डिटरमाइन पहला क्या है, इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल, तो पहले भी थे ना, अच्छा ठीक, इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल। दूसरा एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। यार किसी को वो बात याद आ रही है क्या काइनेमेटिक्स में, कि किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, सर फोर्स का एवरेज निकालना है तो एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, सही है क्या, तो ये एफ एवरेज होगा। बेटा देखना ये क्या है, सर ये तो इंपल्स है, सर तो डेल्टा पी है, सर डेल्टा टी है, वही तो हो गया। सर ये कैसे निकाल लूंगा, एरिया से,
और ये तो मुझे पता ही है, बोलो यार। तो वहां से भी रिलेटेड है, यहां जरूरत नहीं थी इस बात की, पर रिलेट कर दिया मैंने वहां से, पुरानी बात से। आप अपने हिसाब से करो इसे, जैसा करना चाह रहे हो, इसको इग्नोर कर दो अभी के लिए। मैंने बस उस बात को वहां से कनेक्ट किया है। एरिया से निकाल लीजिए। एक मिनट और। ठीक है बेटा, इम्पल्स का क्या तरीका है सर? इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है सर इम्पल्स। तो एफ टी कर्व का एरिया जो होगा वो बताएगा हमें इसका इंटीग्रेशन से। एंड इंटीग्रेशन इज बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया निकालना बेटा हमें टोटल कितना हो जाएगा, हाफ। बेस के लिए बेटा टाइम लेना है सिर्फ 1.5, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 18,000। कितना आ रहा है ये है? 3/2, 13,500। 13,500 यूनिट बोलो यार, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। सही है क्या सर? यही तो डेल्टा पी है, यही तो चेंज इन मोमेंटम भी है। तो बेटा एफ एवरेज कैसे निकालूं बताइए? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। या क्या बोल सकते हो सर, अगर इसे बाहर लेता तो ये एफ एवरेज होता, तो इंटीग्रेशन डी टी डेल्टा टी होता। तो सर इसकी वैल्यू तो मैंने एरिया से निकाल ली, ये कितनी है 13,500 सर। और एफ एवरेज मुझे निकालना है, डेल्टा टी कितना हो गया सर, 1.5 ही लूंगा। 1.5 क्यों लेंगे बेटा बताओ? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 1 से लगना शुरू हुआ है, तो T2 माइनस T1 1.5 ही होगा सर। सही है, हमेशा T1 0 होता है ये जरूरी नहीं है। बताइए बेटा यहां से कितना आ जा रहा आंसर? 9,000 न्यूटन, ये आंसर होगा। नए बच्चे बताओ यार, किस किसने सही कर दिया कुछ? ठीक है, 9,000 न्यूटन। यार ये ऑन है क्या? ऑन है क्या? ऑन है।
हो गया? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ, जब थक जाओ जब बोल देना मेरे को। नेक्स्ट, नेक्स्ट। A force start acting on a particle, ऑन है, आवाज नहीं आई, ये रेंज में भी आया शायद। A force acting on a particle, a force acting on a particle of mass 2 kg, of mass 2 kg, which is initially at rest, ठीक है? कैपिटल F is equals to, कैपिटल F equals to 6t plus 2 है। और ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? अंग्रेज कौन है ये? अच्छा, a force start acting on a particle of mass 2 kg, which is initially at rest, which is initially at rest, सही है? अच्छा, ये फोर्स गिवन है बेटा, आपको बताओ यार कौन सा तरीका लगेगा बेटा, इंपल्स वगैरह निकालना रहेगा तो? सर इंटीग्रेट करो। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस लग सकती हैं क्या? इस कंडीशन में क्या हम v इक्वल्स टू u प्लस एटी यू टी हाफ एटी स्क्वायर, क्यों क्यों? क्योंकि फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन आएगा, ये वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, तो हम नहीं लगा पाते, है ना? ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड पहला, impulse imparted to particle, impulse imparted to particle from t equals to 0 to t equals to 4 second, from t equals to 0 to t equals to 4 second. दूसरा, velocity of particle at t equals to 4 second, velocity of particle at t equals to 4 second, ठीक है? चलिए करिए ईमानदारी से, पूरा जोर लगा दो बेटा, सेकंड वाला थोड़ा सा अच्छा है, देखिएगा सोचिएगा।
कर दे बेटा इसे इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन अभी सभी लोगों को आना चाहिए है ना। तो क्या करेंगे, एफ को क्या लिख दूं बेटा, एफ डी टी इंटीग्रेशन एफ डी टी सिंपल्स क्या लगा दें 60 + 2 डी टी। कहां से कहां तक करना है, टाइम की लिमिट क्या है 0 to 4। फिक्स आंसर आने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन। करिए बेटा बताइए 60 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 6 बाहर रहेगा, t की पावर 1 है, n+1/n+1 सही है ना भाई। तो t का क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का आएगा +2 बचेगा इंटीग्रेशन dt। देखो ये इंटीग्रेशन इसको मिलेगा इसको मिलेगा, इसको जब मिलेगा तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x होता है, तो dt का हो जाएगा t। चलो सर बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद क्या करते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4। चलिए एक बार इस दुनिया में 4 पुट कर दीजिए, 3 × 4² +2 × 4। और बेटा माइनस लोअर लिमिट वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 0 यहां भी 0। कितना आ गया यहां से आंसर 56। यस, यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। बताइए कितने बच्चों का आया ये आंसर, सही है सही है। अब बताइए बेटा ये हो गया आपका क्या, इंपल्स। एंड इंपल्स इज आल्सो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर कितना है हमारा 56। बेटा p फाइनल कौन सा वाला लेना है, 4 सेकंड्स वाला, t = 4 सेकंड। और ये कौन सा, t = 0 वाला। इनिशियली मेरे हिसाब से रेस्ट पर था ये, तो वेलोसिटी 0 से 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम मास इनटू v एट 4 सेकंड्स, यही तो निकालना है आपको। और ये कितना है 56, मास कितना है इसका 2v, v आ जाएगा 28 मीटर/सेकंड। नए बच्चों में से किसका ये वाला आंसर आया 28, सही है ठीक है ना। जिनसे नहीं बन पाया बेटा आप देखिए ना यार, दिस इज इक्वल्स टू दिस। इनिशियल मोमेंटम 0 कैसे हो गया, इनिशियली ये ट्रेस गिवन है, वेलोसिटी 0 है, और 4 सेकंड्स में मूवमेंट होगा, मास इनटू वेलोसिटी एट 4 सेकंड्स, वही मेरे को निकालनी है, सही है ना। और करने क्वेश्चंस ग्राफ वाले, अब हम थोड़ा सा ना जो हमने पुराने ग्राफ सीखे थे कहां पर, काइनेमेटिक्स में, xt कौन कौन से सीखे थे बताओ यार, xt, vt, at, vx, ax, सही है ना। तो उसको थोड़ा बहुत अपन यहां पर भी यूज कर लेते हैं। चलिए लिखिए बेटा 2-3 क्वेश्चन आज ग्राफ्स के, बस आज की कहानी खत्म। लिखिए, फाइंड इंपल्स गिवन टू पार्टिकल, find impulse given to particle at t equals to 4 second if mass of particle is 2 kg, if mass of particle is 2 kg। ये ग्राफ आपको दिया है बेटा, है फाइंड इंपल्स imparted टू पार्टिकल, है given to particle at t equals to 4 second, t equals to 4 second, find given mass of particle is 2 kg। ये ग्राफ गिवन है बेटा आपको, है 9 सेकेंड से, हाँ 049 ऊपर है 40। बेटा xt में जाना पड़ेगा आपको, xt का स्लोप क्या बताता है आपको,
सही है ना? कैसे याद कर रहे हैं आप लोगों ने? वो जो अपन बनाते थे ना, x से v से a, वहां से याद हो जाता है ये। और इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो x का डिफरेंशिएशन या स्लोप क्या बताएगा आपको? v बताएगा। तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी बदल रही है क्या यार? बदल रही है क्या? xt का स्लोप क्या बताएगा? v। तो 4 सेकंड से पहले v कुछ और था, 4 सेकंड बाद v स्लोप कुछ और है। सही है ना? ये वाला स्लोप पॉजिटिव, ये वाला स्लोप नेगेटिव। करिए। आप एक बार ना बेटा फिजिक्स में ना कंसेप्ट पे स्टिक रहना सीखो। कंसेप्ट पे स्टिक रहने का मतलब क्या है कि सर हमने जैसा सीखा है वैसे अप्लाई कर दिया, आंसर चाहे गलत आए। आप इधर उधर होते रहोगे ना तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपने जो सीखा उस पर विश्वास रख के वैसा वैसा सॉल्व कर दो। सही है? आंसर मत आने दो, आंसर लाना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप तो बस कंसेप्ट अप्लाई करो, जो आपको सीखा वो लगाओ। सीखा ही नहीं तो गड़बड़ है ना, जो सीखा वो लगाओ। हाँ, जो भी आंसर है अभी रुक जाओ यार, सब लोग करने दो। And slope is also equals to tan theta, and tan theta is perpendicular upon base. -36 है आंसर, -36 जिनमें लोगों का आया। ठीक है, अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी रहे यार, पर जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी इनिशियल बता दो बेटा, 4 से पहले वाला वी कितना था? सर 0 से 4 कांस्टेंट था। वी इनिशियल क्या होगा बेटा? ये वाला स्लोप, पहले वाला स्लोप, इस लाइन का स्लोप। सही है ना? इस लाइन का स्लोप कैसे निकालूंगा? tan थीटा से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आएगा प्लस में। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला स्लोप होता है पॉजिटिव। सही, ये वाला स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव है कितना? 40/4। कितना हो गया बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद की वेलोसिटी बताओ। देखो 4 से 9 तक सेम रही, 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी इस वाले ग्राफ से निकाल लेंगे तो बेटा आएगा नेगेटिव। नेगेटिव अपनी इच्छा से लगा दूंगा, मतलब अपनी तरफ से लगा दूंगा, और इस थीटा से मैं tan थीटा निकाल लूंगा। सही बात है ना? एक्चुअली में कहां से निकालना चाहिए? इस थीटा से tan थीटा निकालना चाहिए, क्योंकि एंगल कौन सा लेना चाहिए? प्लस एक्स एक्सिस से लेना चाहिए। पर मैं इस थीटा से क्यों निकाल पाता हूं? क्योंकि मुझे पता है इसका tan और इसके tan में सिर्फ माइनस का अंतर है, तो माइनस खुद लगा दूंगा और इस थीटा को यूज कर लूंगा tan थीटा के लिए। तो बेटा इसका tan थीटा इस ट्राइंगल से निकल जाएगा। कितना बोलो? 40/5। 40 बटे तो 8 हो जाएगा बेटा, -8 है। अब आप इसे +8 कर दोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, माइनस आपको देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव स्लोप है। अब क्या है आपके पास? इंपल्स है ना, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इसे मैं जे से डिनोट कर सकता हूं, या आप आई से ही कर दो अभी के लिए। आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? P2 माइनस P1। P2 माइनस P1। P2 कितना है मेरे पास? मास कितना था इसका?
2 इंटू -8 -2 इंटू +10 कितना हो गया बेटा? ये -16, ये -20, कितना हो गया? -36 न्यूटन सेकेंड इज द आंसर। कोई है नया बच्चा जिसने ये मोमेंटम वेलोसिटी निकाली हो स्लोप की मदद से? कोई है तो बताओ यार, है क्या? एक दो बच्चे नहीं है? ठीक है, कोई डाउट बेटा? देखो एक बार, एक और करें ऐसा क्वेश्चन, बोलो। वीटी का स्लोप क्या बताता है? वीटी का ए बताता है, आगे जो जा रहा है ना, वी के आगे क्या लिखा हुआ होता है? ए। वीटी का स्लोप बताएगा ए। अच्छा, एटी का एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है आपको? डेल्टा वी। उल्टा आ जाओगा, इंटीग्रेशन। और वीटी का एरिया अंडर द ग्राफ इंटीग्रेशन चेंज इन एक्स, x2 - x1 या डेल्टा एक्स। सही है ना? तो कुछ आप ना रटे, उस सीक्वेंस से ही आप ये बना लें। डिफरेंशिएशन स्लोप की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन है तो आगे जाना है। एरिया की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करना है तो उल्टा चलना है। एक्स का डिफरेंशिएशन गिव्स वी का डिफरेंशिएशन गिव्स ए का इंटीग्रेशन वी एंड वी का इंटीग्रेशन एक्स। तो स्लोप बेटा एक्स टी का क्या दिखाएगा? वी का स्लोप क्या बताएगा? ए का एरिया क्या बताएगा? चेंज इन वी बताएगा, वो थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाती है, वो आपको पता है। वी का इंटीग्रेशन क्या बताएगा? एक्स बताएगा या x2 - x1 बताएगा, वो हमें पता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है? लिमिट्स लगती हैं तो चेंज आता है हमेशा। चलिए, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ एक्सटी ग्राफ है अगेन। फाइंड इंपल्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मास आपको 2 kg दिया है। फाइंड इंपल्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हाँ यार, सभी एक बार, जिन लोगों से नहीं बना यार उनको करने का मजा है ना। तुम तो, तुम्हारे लिए क्या ये? अब सभी लोग सही करेंगे। देखो, अगर तुम्हें ये समझ में आया तो ये करना ही पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम, मास गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालेंगे इसके स्लोप से। 2 सेकंड बाद स्लोप कितना है? 0। 2 सेकंड पहले स्लोप कितना है? पॉजिटिव में। ट्रायंगल से निकालो। अरे बोलो यार। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, 2 वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है बेटा? इसका स्लोप बोलो ना यार, 0 बोल दो ना बेटा। 0 माइनस इसका स्लोप बताओ यार, tan थीटा 40/2 20 -40 न्यूटन सेकंड लगा दो, केजी मीटर पर सेकंड लगा दो, सब सेम।
बताइए कितने लोगों ने जो पहले नहीं करा था अब इस बार कर दिया है? हाँ सही है। काफी है, हैं? सही है ना, आज के लिए इतना ही। अच्छा अब ये बताओ, काइनेमेटिक्स की डीपीपी एक बार शक्ल दिखाओ भाई दोबारा उसकी, घर पे है? कौन सी है? इसका आई क्या आंसर की? बुला, तू ही बुला के ला। तो एक बार डीपीपी देना यार काइनेमेटिक्स की। अच्छा कितने लोग हाँ कितने लोग कर पा रहे हैं बेटा, इसे बताओ। कितने लोगों को ये लग रहा है कि हाँ ठीक है यार इतना तो कर लेंगे, और कितने लोग घबरा रहे हैं इसे देख करके? ईमानदारी से बताओ कि सर बहुत मुश्किल लग रहा है। तो 10 क्वेश्चन में से कितने बन जा रहे हैं आपसे? 5 बन जा रहे हैं। 5 तो बनाने ना अपने को, सही है। 5 क्वेश्चन लेटेस्ट से मुझसे बन गए, 5 मेरे डाउट आ गए। अब इन डाउट का क्या करूं भाई मैं? बहुत सारे हो जाएंगे, तो बहुत सारे हो जाएंगे भैया। हैं? क्या हुआ? चलो मैं करता हूं, उन्हें कॉल करता हूं, है ना, दोबारा बोलता हूं। और मैं क्या करूं यार, तो यही कर सकता हूं। इसके आंसर हैं, जिस सॉफ्टवेयर से बना है उसमें आंसर्स है ना यार, क्यों नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो बेटा इसका बताइए क्या किया जाए। या तो हमारे पास ये है कि हमारे क्लास में एक दो क्वेश्चन डिस्कस करें, उतना यार आप लोग करने वाले हो नहीं करने वाले हो पता नहीं यार, हैं? या आप एक दूसरे की मदद करो थोड़ी सी, यार मेरे से हो गया भाई, ये देख इसको ऐसे करना है? आंसर की इसकी तो है ना, सॉल्यूशन सही है, सॉल्यूशन सही है। मुश्किल है, मुश्किल है। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, अब अगर मान लो मैं ये नहीं कर रहा हूं तो मैं फिर क्या करूं बताओ इसके अलावा? अच्छा फिर जो लोगों के 5 ही बन रहे हैं, तो आप फिर क्या कर रहे हो इसके अलावा? मॉड्यूल कर रहे हो आप लोग, मॉड्यूल के बन रहे हैं। मॉड्यूल में से 10 में से कितने बन रहे हैं आपके? 7-8 बन रहे हैं, तो बढ़िया है फिर। तो बताओ यार आपको मॉड्यूल पे ही चलना है या इसको इसमें स्ट्रगल करना है? बोलो मुझे। हाँ दोनों करने चाहिए आपको, ठीक है। तो आप इसको पर ना, आप इसको साथ साथ चलाओ थोड़ा, आप इसको थोड़ा सा साथ साथ चला रहे हो, और जितने बन जाए ना बेटा, जितने आपसे बन जा रहे हैं, जितने आप डाउट्स पूछ पा रहे हो, दैट वुड बी सफिशिएंट। क्योंकि आप सोचो मेरे से 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 मेरे से हो गए, उससे मेरा कुछ अलग ही लेवल पे हो जाएगा, ऐसा अपने लिए कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में ना, कि अपने को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस करना है। भूल गए फिर तुम यार, क्लास नोट्स है ना, ठीक है ना। तो मेन वही है, ये किस लिए हमारे लिए कि हाँ यार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, और ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट अस सी क्या बनता है। बताओ यार एक दो क्वेश्चन अगर पूछने हो तो कौन से होंगे वो क्वेश्चन? अब तुम लेकर के नहीं आ रहे हो इसे, करूं एक दो क्वेश्चन डिस्कस? भाई मैं तो अपनी करूं ना जितना कर सकता हूं यार। सिटीज वाला क्वेश्चन कहाँ है? देखो बेटा एक क्वेश्चन होता है सिटी वाला क्वेश्चन, 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो मैं ये कर दूं यहाँ पर बोर्ड पर आपको, चलो देख लो, आप तो सीखने के उससे देखो, ये नहीं कि मेरा एक क्वेश्चन और हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। 2 टाउन्स है बेटा, सुनना ध्यान से, ए और बी, सही है, ये एक रास्ता है हमारे पास। अब यहां पर ना बस सर्विस चल रही है। बस सर्विस क्या करती है बेटा, एक बस निकलती है और लेटेस्ट से उसकी स्पीड है वी बस,
उसके टी समय बाद एक और बस निकलती है यहां से। तो मुझे बताओ इन दो बसेस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। मान लो बीच में मेरे को दो बसेस जा रही है बेटा, एक बस तो ये और एक बस से इसके बाद वाली जो निकली थी, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर वी बस इंटू टी टाइम। अरे टी समय बाद निकली ना वो बस, उतने में पहले वाली बस कितना चल चुकी है, वी बस इंटू टाइम। अब दोनों की स्पीड सेम है तो जो सेपरेशन है दोनों के बीच में वो कांस्टेंट रहेगा। अरे बोलो, पहले वाली बस निकल गई, दूसरी वाली बस उसके कितने समय बाद निकल रही है, टी समय बाद। उतने समय में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर गई होगी बस, कितना, एस इज इक्वल टू वी टी। फिर ये वाली बस निकली और ये भी वी बस से ही चल रही है, तो इन दोनों के बीच में ना दूरी बढ़ रही है ना घट रही है, तो वी बस इंटू टाइम ही रहेगी हमेशा। अरे बोलो, अब ये कह रहे हैं हर टी टाइम पर यहां पे निकलती है बस, और हर बेटा यहां से भी यही कहानी चल रही है, वी बस निकलती है तो उसके टी टाइम बाद दूसरी बस से निकल रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पर बीच में एक लड़की है, यहाँ पे मैन है, मैन जा रहा है बेटा ए टू बी। मैन किधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है। कितने से जा रहा है ये जा रहा है 20 की स्पीड से। अरे बोलो यार, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जब ये जा रहा है तो बीच में बहुत सारी बसेस होंगी ना यार, तो अगर ये बस की स्पीड से ज्यादा तेज चलेगा तो ये बसेस को ओवरटेक करेगा। अरे बोलो यार, तो पहली बस निकलेगी, फिर दूसरी बस भी आएगी आगे कुछ टाइम बाद। तो ये कह रहा है कि ये बस को देखता है, जब ये ए से बी जाता है तो बस जो है बेटा इसके हर एक 18 मिनट में हर एक बस को क्रॉस कर रहा होता है। तो मैंने बोला यार अब इस मैन को देखो और बस को देखो, तो बेटा अपन क्या कर देते हैं, बसेस को रोक देते हैं। बोलो यार, बसेस को रोक देते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 माइनस वी बी। ये वाली की बात कर रहा हूं, ऐसे भी जो बसेस जा रही हैं 20 माइनस। अब बसेस रुक गई, एक बस यहां रुक गई, एक बस यहां रुक गई, नहीं एक बस यहां रुक गई, एक यहां रुक गई। बोलो यार, और ये एक को क्रॉस करता है, उसके कुछ समय बाद इसको क्रॉस करता है, तो बताओ ये कितना टाइम कितना डिस्टेंस चल लिया, एस बराबर तो ये चल लिया, एस बराबर वी टी लगा रहा हूं बेटा, और वी कितना हो गया इसका, वी 20 माइनस वी बी। और कितना समय ले रहा है ये क्रॉस करने में, ये डिस्टेंस चलने में 18 मिनट। मैं 18 मिनट में ही रहने देता हूं, इसे कन्वर्ट नहीं करना। अरे बोलो यार, ये तो कौन सी कहानी है, जो बसेस ऐसे जा रही थी, बेटा सामने से भी आ रही है बसेस। अब सामने से जो बसेस आ रही है उसको ये जल्दी क्रॉस करेगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। अब बेटा अब समझ लो ये आती हुई बसेस थी, इनको रोक दिया हमने, तो अगेन इसको कितना डिस्टेंस चलना है, वीबी इंटू टी। बसेस तो रुक गई ना, पर इसकी स्पीड होगी 20 प्लस वीबी, क्योंकि बस को, जो बस ऐसे आ रही है उसको रोकने के लिए इधर दूंगा और ये 20 में ऐड हो जाएगी। और ये बेटा इन दोनों बसेस को क्रॉस करने में लगा रहा है 6 मिनट। एस बराबर वीटी, एस बराबर वीटी, और बेटा डिवाइड करके मैं क्या कर दूंगा, ये सब काट कूट दूंगा, वीबी निकाल लूंगा ऐसे। कुछ समझे क्या, तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो 2 मिनट में हो गया यार, और बताओ, और कोई क्वेश्चन किसी को याद आ रहा है, किसी को पूछना था, या आपको लगता है सर ये तो बता ही दो। एक अच्छा क्वेश्चन था, हाँ ये रहा, देखो डीपीपी नंबर 3 का है। कई बार क्या होता है, बोर्ड पे बात डिस्कस होती है यार, दिमाग में बैठ जाती है। देखो एक क्वेश्चन दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। क्या दिया आपको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मतलब मुझे ये दिया है डीवी बाई डी एक्स। अरे बोलो यार, चेंज इन वेलोसिटी पर मीटर कितना है बेटा, ये 5 है, बस 5 है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 20। उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ जब v होता है 20। बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, v dv बाई dx। सर v कितना है 20, dv बाई dx कितना है 5, 100। सही है क्या, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, बहुत सारे खराब भी लग रहे होंगे। अच्छे अच्छे वाले पहले कर लो, खराब वाले अपने साथ रखो, उसको थोड़ा डिस्कस करते रहो। एक वाला होता है बेटा कौन सा, हेक्सागन वाला। हेक्सागन वाले में क्या करता है, वो यूं जा रहा होता है, फिर वो 60 डिग्री टर्न लेता है। सोचो जब वो यूं जा रहा था और जब वो 60 मुड़ेगा तो ये 120 हो जाएगा, फिर वो उतना ही डिस्टेंस चलेगा यहाँ पर, फिर बेटा वो यूं जाना चाहिए था, 60 मोड़ लेगा फिर वो अपने को, फिर 120 हो गया, फिर बराबर चल के फिर मुड़ जाएगा, फिर मुड़ जाएगा, फिर मुड़ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन बन गया।
अब बेटा लेटेस्ट से वो यहां से स्टार्ट किया था, तो ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये चौथा मोड़, ये पांचवा मोड़, ये छठा मोड़, सातवां मोड़, ये आठवां मोड़, चलता जाएगा, मुड़ता जाएगा। अब बेटा कह रहे हैं स्टार्टिंग से 8वें मोड़ तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो मुझे बताओ लेटेस्ट से ये दूरी हमें गिवन है ए, इक्वल साइड है सारी, ए ए ए हो जाएंगी। बेटा ये भी है, ये 120 होगा ना अंदर वाला, तभी तो हेक्सागन बना। तो सर बराबर बांट दो 60-60, याद आ रहा है? क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बीच में बांटोगे तो बराबर बटेगा, परपेंडिकुलर भी गिरेगा। बेटा ए का cos 60, ए का sin 60। अरे बोलो, हाइपोटेन्यूज होता है जिसका हमें तोड़ना है, जिस वेक्टर को तोड़ना है, उसके थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा? cos थीटा। जो तीसरी साइड बचेगी वो हो जाएगी sin थीटा। सही है क्या? तो बेटा ये कितना हो गया? a sin 60। सिमिलरली a cos 60, a sin 60, 2a sin 60 आ गया डिस्प्लेसमेंट भाई साहब। सही है क्या? अगर गलती से ये निकालना पड़ता तो बेटा, ये गलती से ये वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 90 टन का कितना हो जाता बताओ? अब क्या करते? इससे इसमें परपेंडिकुलर डालते। बेटा ये तो हो जाता है ए के बराबर। अब ये सोचना, ये परपेंडिकुलर डाला है ना आपने, ये नहीं टेढ़ा करूं ना इसे, लो यार, सही है बेटा, ये ए है तो ये भी ए है। बताओ यार ये एंगल कितना होगा? सर ये तो 90 हो गया, नहीं 60 होगा ना, ये 60 सर ये ए है। अब बताओ बेटा ये साइड कितनी है बोलो? cos 60। सही है क्या? थीटा के साथ वाला cos थीटा। सिमिलरली ये भी है cos 60, 2a cos 60 प्लस ए। अब रटना थोड़ी ना यार। चलो बेटा आप करते रहो, थोड़ा थोड़ा पूछते रहो, थोड़ा थोड़ा। और अभी अपन 1-2 दिन में एनएलएम की करना स्टार्ट करेंगे, डीपीपी में आपको बंटवा दूंगा, ठीक है? क्या किसमें? वीकली में बेटा देखो जो इस हफ्ते हुआ ना वो आएगा, एनएलएम भी आएगा, और अगर उसमें थोड़ा काइनेमेटिक्स भी था तो वो भी आएगा। सही है ना? वीकली के लिए तो अपने को सिर्फ क्लास नोट्स अच्छे से करना है। चलो भाई क्लास नोट्स में किसी का डाउट है तो आ जाओ।